आज हमने पढ़ना है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन सच एज कीटाइन एंड एनाइन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अपोजिटली चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। कीटाइन जैसे नेगेटिव होता है, कीटाइन पॉजिटिव होता है, एनाइन नेगेटिव होता है, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, ionic bond is formed by the complete transfer of electron or electrons from one atom with low ionization energy to another atom with high electron affinity। अब इसमें होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। और किससे? एटम विथ लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। और गेन कौन करेगा? जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो एक लूज़ करेगा, दूसरा गेन करेगा। इस तरह से कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में। इन एनर्जी टर्म्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल्स, अब मेटल्स पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे जो लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्ट टेबल के प्रेजेंट है, are at higher energy state than electronegative elements non metals जो कि राइट साइड पे हैं। अब मेटल्स हैं, इनकी एनर्जी स्टेट जो है, आयनाइजेशन एनर्जी की यहाँ बात नहीं है, वो लो होगी, लेकिन जो एनर्जी स्टेट है वो हाई होगी। द एनर्जी डिफरेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट। अब क्या होगा, जो मेटल्स हैं लेफ़्ट साइड पे हायर एनर्जी स्टेट से, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और वो गेन कौन करेगा? नॉन मेटल्स जो कि हैं लो एनर्जी स्टेट पे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट। इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज़ मोर देन 1.7 बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स द आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। अब जो दो एटम्स हैं जॉइन है बॉन्ड से, अगर उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1.7 से ज़्यादा है तो वो बनाएंगे आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो हैं वो 7 के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और ऐसे ही सेकंड ए के 6 ए के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। पहले है फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, ये एक आयनिक बॉन्ड से बनता है, आयनिक कंपाउंड है ये। लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ कीटाइन, सबसे पहले कीटाइन बनेगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पोटाशियम इज दिस। अब इसके लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपना ईजिली लूज कर देगा। इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज K2, 8, 8 and 1, लास्ट में 1 है। It tend to lose the outermost electron to form K पॉजिटिव आइन। अभी अपने इस s ऑर्बिटल से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको लूज़ कर देगा, और जिसकी वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो डिस्टर्ब होगी, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लूज़ करने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन। The energy needed to detach the electrons from potassium atom is equal to first ionization energy। अब जब हम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो एनर्जी जो चाहिए होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि है पोटाशियम के लिए 419.0 किलो जूल पर मोल। आफ्टर द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोटाशियम attains the nearest inert gas configuration, जो कि है ऑर्गन की, ये होती है 18। इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जो है अटेन कर ली है। फिर सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, क्योंकि केटाइन और एनाइन के दरमियान रिएक्शन होना है, तो पहले स्टेप में केटाइन बना, अब एनाइन बनेगा, फिर इनके दरमियान रिएक्शन होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज़ दिस। अब इसमें लास्ट में कितने हैं, इसमें देखेंगे टोटल 7।
क्लोरीन 287। अब इसको यहाँ पे ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम पोटाशियम एटम टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन। इस तरह से ये भी ऑर्गन के अटेन कर लेगा जैसे पोटाशियम ने ऑर्गन की अटेन की थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिलीजिंग 348.6 किलोजूल पर मोल एनर्जी विच कॉरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जब क्लोरीन ने पोटाशियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl-1 बना और एनर्जी क्या रिलीज़ की -349 किलो जूल पर मोल। फिर थर्ड स्टेप आ गया इनका केटाइन एंड एनाइन कम्बिनेशन। पहले केटाइन बना फिर एनाइन बना, अब इनका होगा रिएक्शन। The oppositely charged K positive and Cl negative ions are held together by strong electrostatic force of attraction। इनमें होगी strong electrostatic force of attraction जो कि चार्जेस के दरमियान होती है। K positive and Cl negative ions arrange themselves to form crystal lattice। अब जो आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो अपना क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। where proportionate number of cations and anions are packed together। अब इनकी रेशियो जो है वो सेम रहती है, फिक्स होती है इनकी रेशियो। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज 690 किलो जूल पर मोल। अब जब इनके कम्बिनेशन होगा, इनकी रिएक्शन होगा आपस में और क्रिस्टल लैटिस बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी रिलीज़ होती है और बॉन्ड ब्रेकेज के टाइम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन तो एनर्जी रिलीज़ होगी और इस एनर्जी को कहेंगे लैटिस एनर्जी, जो कि रिलीज़ हुई है किस लिए, जब आयनिक बॉन्ड बना है एक और पोटाशियम और क्लोराइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड में कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है -690 किलो जूल पर मोल। अब हम सेकंड जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है। यहाँ पे पहले केटाइन बना, ये इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ एनाइन हुआ, इसमें 6 हैं लास्ट शेल में, तो ये अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 गेन करेगा और इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन आयंस, द रेशियो ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब इनका कम्बिनेशन होगा और बनेगा क्या, इनकी वैलेंसी सेम है तो रेशियो 1:1 की बनेगी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। फिर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। पहले केटाइन बनेगा, जो एल्युमिनियम है वो अपने लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये Al पॉजिटिव 3। अब जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये सिर्फ 2 गेन कर सकता है क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। ये उस 3 में से एक जो है एटम वो 2 गेन करेगा और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। अब Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इन रेशियो 2:3। अब क्या होगा, इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी एल्युमिनियम के पास और ये जो एल्युमिनियम की 3 है ये O के पास आ जाएगी 3, ये रेशियो बन जाएगी 2:3। मतलब हम 3 ऑक्सीजन लेंगे और 2 जो है वो एल्युमिनियम लेंगे ताकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र और गेन है वो इक्वल हो सके दोनों साइड्स पे। अब क्या होगा, जो 2 एल्युमिनियम है वो कितने एक 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो 2 कितने करेंगे, 6 करेंगे, 2 3s are 6। अब इधर से ऑक्सीजन को देखें तो एक ऑक्सीजन 2 गेन कर सकता है जबकि एल्युमिनियम 3 लूज़ कर रहा था। तो क्या होगा, हम 3 ऑक्सीजन लेंगे ताकि वो टोटल 2 एल्युमिनियम के 6 जो है वो गेन कर सके। तो यहाँ पे भी 3 2s are 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3s are 6 हो जाएगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल
लूज़ होंगे और ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन टोटल गेन करेगा और बनेगा Al2O3। सिमिलरली CS and Al2S3 are ionic compound to some extent. Ionic compounds or electrovalent compounds. The compounds formed by cations and anions are called ionic or electrovalent compounds. मतलब जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको हम नाम देंगे आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का। इलेक्ट्रोवेलेंट क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है और दरमियान में क्या चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिस वजह से इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का, जिसमें बॉन्ड होगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। There exists a strong electrostatic force of attraction between cations and anions in these compound. इसमें strong electrostatic force होगी cations और anions के दरमियान। ये एग्जांपल्स है इसकी जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करता है? Criteria of electronegativity also help us to understand nature of bond. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमें हेल्प करती है कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, जो हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में। So in order to decide the percentage of ionic nature in a compound, it is better to note the difference of electronegativity between the bonded atom. अब जो एटम बॉन्डेड है आपस में उनके दरमियान हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे। उस डिफरेंस की वजह से हमें पता चलेगा कि बॉन्ड के आयनिक है या कोवलेंट है, और कोवलेंट में भी पोलर है या नॉन पोलर है, वो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पता चलेगा। और इसके ज़रिए हम आयनिक बॉन्ड की परसेंटेज भी पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितने परसेंट आयनिक है और कितने परसेंट कोवलेंट है। If the difference is 1.7 or more than that, then the bond is said to be ionic. अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो एटम्स के दरमियान 1.7 है या उससे ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा? आयनिक। अगर 1.7 पे होता है तो 50% कोवलेंट होता है, 50% आयनिक होता है। अगर 1.7 से ज़्यादा चला जाता है तो आयनिक हो जाता है और 1.7 से कम हो जाता है तो कोवलेंट हो जाता है। Percentage of ionic nature in a compound NaCl is 72% ionic character और CaF में है 92% ionic character। ये आपके MCQs भी आ सकते हैं। There is no bond in chemistry with 100% ionic character। अब ये इसमें मेजर पोर्शन तो आयनिक करेक्टर का है, लेकिन साथ ही कुछ पोर्शन कोवलेंट करेक्टर भी होगा। 100% आयनिक कोई भी नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल हम इसे आयनिक नेचर कहेंगे क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है कोवलेंट की निस्बत, तो ये एक आयनिक बॉन्ड है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। इंशाल्लाह फिर कल आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।